अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। विंटर बाइस क्वेश्चन नंबर 4 एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। सही है। अगेन देखें, अगर आप प्रोसेस को हम देखें, हम इसके प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो एक 15 नंबर का सवाल हमारे पास विंटर बाइस क्वेश्चन 4 में आया है। बहुत ही अच्छा और ट्रिकी सवाल है। ये सवाल टेक्निकली स्पीकिंग MS1 से कॉपी हुआ था। ठीक है। तो अगर आपने पोर्टल वगैरह देखा हो तो मैं MS1 के जितने भी सवाल आते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है वो सारे के सारे करवाता हूँ। इनफैक्ट जितने भी MS1 के कंबाइंड सवाल एक साथ में सेशन में भी आप लोगों के साथ करवाता हूँ ताकि बच्चों का एटलीस्ट पेपर पास हो जाए। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें यहाँ पे, तो यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ एक्टिव स्पोर्ट्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। ASL specialize in the manufacture and sale of sportswear and sports equipment. ASL has separate manufacturing facilities for the sportswear and sports equipment located in Faisalabad and Sialkot respectively. इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ड्यूरिंग द प्लानिंग मीटिंग यू हैव बीन इन्फॉर्म दैट ऑन 1 नवंबर 2022 ईयर एंड से 1-2 महीने पहले द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस टू डिसकंटिन्यू द स्पोर्ट्सवेयर बिजनेस। सही है। वो कहता है भाई हमारे 2 बिजनेस थे, एक हमारा स्पोर्ट्सवेयर था, उसको डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स वेयर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट्स वेयर को हम डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द की डिसीजन टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। सेल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फैसलाबाद। However, the machinery for the packing of the finished goods would be shifted to Sialkot in January 23 and would be deployed in the plant for the manufacturing of sports equipment. कंपनी के 2 सेगमेंट्स थे, एक स्पोर्ट्स वेयरिंग था, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। स्पोर्ट्स वेयरिंग को हम डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन ऑफ 90 मिलियन फॉर एक्सपेक्टेड रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट including the contract termination benefit and relocation. Except for a few, all the employees would be laid off. As compensation, they would be paid lump sum amount and would also be entitled to receive a specified amount of ASL equity shares, which will be calculated based on the last drawn salary. The employees which are not laid off would be relocated to Sialkot. सवाल की रिक्वायरमेंट, इवेल्युएट द की डिसीजन टेकन इन द बोर्ड मीटिंग एंड स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी परफॉर्म इन दिस रिस्पेक्ट। मैं आपको अगेन बता दूं, हमारे पास प्रोसीजर्स की सारी टेक्निक मौजूद है। हमने इंशाल्लाह इसी को यूज़ करके हमने एक अच्छे आंसर ड्राफ्ट करने हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इस सवाल को समझते हैं, सवाल में कहना क्या चाह रहा है आपके साथ। ठीक है, देखें थोड़ा सवाल को अगर आप एनालाइज करें। बच्चों, आपका एक सेगमेंट था। सही है। आपका एक सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट था। ठीक है। एक समझे एक अलग फैक्ट्री थी आपकी। सही, किस चीज़ से रिलेटेड थी? स्पोर्ट्स वेयर से रिलेटेड। और इस स्पोर्ट्स वेयर की फैक्ट्री में या इस सेगमेंट में आपके पास एक अदद प्लांट भी था। सही है। इस प्लांट में कुछ एम्प्लॉयज़ भी आपके पास काम कर रहे थे। इस प्लांट में कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह भी आपके पास काम कर रहे थे और ये प्लांट वगैरह था। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, बोर्ड ने डिसाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के ऊपर बैठी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जी हम इस ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। सही, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम डिसकंटिन्यू कर, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। अच्छा, जब डिसकंटिन्यू करेंगे तो इसका मतलब है ये जो बेचारे एम्प्लॉयज़ हैं इसका क्या होगा भाई, इस एम्प्लॉय को या तो हम रीलोकेट कर देंगे। कहाँ रीलोकेट कर देंगे? कंपनी के एक और भी तो जगह है, कौन सी जगह थी? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो हम उसको रीलोकेट कर देंगे यहाँ पे और कुछ एम्प्लॉयज़ को हम फारिग कर देंगे। जब फारिग करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अच्छा सर, इस प्लांट का क्या होगा? सवाल में कुछ लिखा हुआ है कि इस प्लांट को भी हम बैठ के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में एलोकेट कर देंगे। सही है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में हम इसको एलोकेट कर देंगे। सही है। अच्छा, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अगर मैं सारी चीज़ों को देखूं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ प्लांट जो मेरे पास पैकेजिंग से रिलेटेड था उसको बेच रहा हूँ, उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और एक प्लांट को मैं सेल भी कर रहा हूँ। ये भी सवाल में लिखा हुआ है। इस पूरे सवाल को प्यारे बच्चों अगर आप गौर से देखें क्या क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, सुनिएगा। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आप ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, IFRS 5 अप्लाई हो जाएगा और इसका एक सेपरेट P&L लाइन आइटम आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रहा होगा। तो एक रिक्वायरमेंट तो IFRS 5 की डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाली होगी। ठीक है। फिर ये जो बेचारे एम्प्लॉयज़ को आप फारिग करेंगे, इन एम्प्लॉयज़ वगैरह को फारिग करेंगे, तो इससे रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन करना पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास IAS 37 मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो रीलोकेशन है या फिर ये जो प्लांट आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में जा रहा है,
ये रीलोकेशन की कॉस्ट प्रोविजन का पार्ट नहीं बनना चाहिए, आपके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए कि इस प्लांट को यहाँ से उठा के वहाँ ले जाऊंगा, उसकी एक कॉस्ट होगी तो वो भी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन है। नहीं, वो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं है। आपने एम्प्लॉय को उधर लेके जाऊंगा और वहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाऊंगा, इसके ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन आपको अलाउ नहीं करता। IFRS 5 में, IAS 37 में कैटेगोरिकली आपको मना किया गया। ठीक है, किताब के अंदर सॉल्यूशन से पहले जो स्टूडेंट कॉर्नर बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी है, ताकि मेरे किसी भी आंसर को आपने चैलेंज करना हो, आपने बैठ के IFRS में ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी। IFRS की सारी रिक्वायरमेंट मैंने अपने आंसर में पहले से आपके लिए मौजूद करके रखी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, और ये जो प्लांट बेचने जा रहे हैं भाई, ये जो प्लांट बेचने जा रहे हैं इसका क्या करें, इसका क्या करें? जो प्लांट बेचने जा रहे हैं इसके ऊपर भी हमारे पास IFRS 5 मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर भी हमारे पास IFRS 5 अप्लाई हो जाएगा। इन सारी रिक्वायरमेंट को आराम से लेके चलते हैं और हम एक काम ये कर लेते हैं, कि हमारे पास ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये जो हमारे पास रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके आंसर के लिए मैं आपसे कोशिश करूंगा कि जो मैंने अपनी किताब में रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हैंडआउट आपको दिया है, जो IFRS की रिक्वायरमेंट्स है, उसको मैं साथ साथ थोड़ा बहुत आपके सामने रीड करता रहूं, और रीड करने के बाद मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा आंसर आपको बताऊं कि आंसर लिखना कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं वो जो हैंडआउट में जो स्टूडेंट कॉर्नर बॉक्स दिया हुआ है उसको कैसे यूज करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, आज की क्लास में मैं आपके साथ वो मेहनत करने जा रहा हूँ। अच्छा, IAS 37 provides a specific guidance on how the general recognition criteria for the provision should be applied to the restructuring. Restructuring is defined as a program that is planned and controlled by management and materially changes either the scope, the management. The term restructuring therefore includes events such as sale or termination of a line of business, the closure of a business location. तो क्या business location close हो रही है, ये देख लीजिएगा सवाल में। Announced to discontinue the sportswear business, सही है। तो इसका मतलब है क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन होने जा रही है। तो यस, एज पर IAS 37 दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ रीस्ट्रक्चरिंग। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आता है? दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ रीस्ट्रक्चरिंग। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया for restructuring provision, the two principal requirement for the recognition of provision for a restructuring are that the entity has a detailed formal plan, has raised a valid expectation in those affected that the plan will be carried out by starting to implement that plan or by announcing its main feature to those affected by it। सही है, ये आपसे IAS 37 कहता है, पेपर में पूरा ये लिख के नहीं आना होता, लेकिन किस तरीके से मुझे प्रोसीजर में ये हेल्प कर सकता है। तो मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बता दें जिसके अंदर डिटेल्ड फॉर्मल प्लान आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बता दें जिसके अंदर डिटेल्ड फॉर्मल प्लान आ रहा होगा। इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही है, और जाके मैं चेक कर लूंगा कि क्या डिटेल्ड फॉर्मल प्लान आ रहा है और क्या ये अनाउंसमेंट वगैरह कर दी है कि नहीं कर दी। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ, मैं एम्प्लॉयज़ के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल को भी क्या कर सकता हूँ बच्चों, करस्पॉन्डेंस फाइल भी इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। तो देखें ये IFRS में लिखा हुआ है, बड़े आराम से मैंने बस ये ऑडिट के वर्ड्स लिखे, इंस्पेक्शन ये एक ऑडिट का वर्ड लिखा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये एक ऑडिट का वर्ड लिखा, और बड़े आराम से मैंने एक अच्छा प्रोसीजर ड्राफ्ट कर लिया। सही है, द डिटेल फॉर्मल प्लान मस्ट आइडेंटिफाई, ये वाली बातें लिखी हुई। अच्छा, amounts to be included in a restructuring provision, the amount to be included in a restructuring provision are restricted to the direct expenditure arising from the restructuring, that is those that are both necessary entailed by the restructuring are not associated with the ongoing activities of the reporting entity। सही है, amount to be excluded में कहता है कि जी retraining और relocating continuing staff, marketing and investment in a new system and distribution network, ये आपके प्रोविजन का पार्ट नहीं बनेंगे। तो जो प्लांट आप उठा के वहाँ लेके जा रहे हैं और एम्प्लॉय को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, ये आपका पार्ट नहीं बनेगा बच्चों। अब अगर मैं देखें, मैंने IFRS की रिक्वायरमेंट आपके सामने देख ली, इन्हीं को यूज़ करके मैं कैसे आंसर लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा बच्चों समझने की कोशिश करेगा। सवाल की रिक्वायरमेंट हमेशा याद रखिएगा, सवाल की रिक्वायरमेंट में वो आपसे कह रहा है कि मुझे इवैल्यूएट करके दे बच्चों। सही है, इवैल्यूएशन आपसे पूछी इसने। तो इवैल्यूएशन अगर मैं देखूँ, एज ASL डायरेक्टर हैड डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द स्पोर्ट्सवेयर बिजनेस, देयरफॉर एज पर IAS 37 इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ अ रिस्ट्रक्चरिंग, ऊपर याद आ रहा है, and therefore the recognition of a provision for restructuring needs to be made by the management। ये मैंने एक evaluation में लिख दिया। अच्छा, मैं चाहूँ तो एक और चीज़ लिख सकता हूँ, and it involves significant estimates and judgment। मैं चाहूँ तो ये लाइन भी लिख सकता हूँ। अच्छा, audit procedure, inspect the detailed formal plan to identify the business or the part of the business to be concerned, principal location, inspect the minutes of the meeting of the board of directors to assess whether the board of directors had approved the discontinuance। तो वो जो अप्रूवल प्लान वाली थी, जो ऊपर मैंने आपको दो प्रोसीजर बताया इंस्पेक्शन वाले, वो लिख लिए। इंस्पेक्ट द पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट, एम्प्लॉय के साथ अगर कोई करस्पॉन्डेंस फाइल हुई है या कोई करस्पॉन्डेंस हुई है, आप वो भी देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ऑब्टेन द पेरोल डिटेल्स। देखिए मसला क्या है, स्पोर्ट्स वियर बिजनेस सेगमेंट जो आपके पास है, स्पोर्ट्स वियर बिजनेस सेगमेंट जो आपके पास है, इस स्पोर्ट्स वियर बिजनेस सेगमेंट को आपने गौर से देखना है और आपने कहना है कि प्रोविजन एम्प्लॉयज का होगा, ठीक है। तो जितने भी एम्प्लॉयज स्पोर्ट्स वियर सेगमेंट से ताल्लुक रखते हैं, क्या मैनेजमेंट ने उनका प्रोविजन रिकॉर्ड किया है? तो उसके लिए क्या मुझे देखना पड़ेगा, पेरोल डिटेल्स देखनी पड़ेंगी एंड ट्रेस इट टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। तो मैं एम्प्लॉयज की फाइल उठाऊंगा, मैं कहूँगा स्पोर्ट्स वेयर का बंदा है, रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में आऊंगा, चेक करूंगा क्या रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में इसका नाम आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा, सही है। इंस्पेक्ट द बिजनेस प्लान एंड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड टू द एम्प्लॉय, सही है। उसकी बेसिस क्या है, किस बेसिस पे आप इसको पे कर रहे हैं। आप अमाउंट को ट्रेस कर सकते हैं, अमाउंट को ट्रेस कर सकते हैं या इंस्पेक्ट कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट से। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल देख सकते हैं कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, अमाउंट वाकई में ठीक है, और फिर इंश्योर दैट द रीलोकेशन कॉस्ट आर नॉट पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन सच एज शिफ्टिंग ऑफ मशीनरी टू सियालकोट एंड रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो ऊपर सवाल में मैंने आपको IFRS की चीज़ें पढ़ाई, उसी के बेसिस में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने आंसर लिख दिया, तो ये मेरे पास एक अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके साथ सवाल में वापस आऊँ तो सर एक और मसला भी है, ठीक है। एक और मसला किस चीज़ का है कि ये जो आप IFRS 5 वाला काम कर रहे हैं, जो प्लांट आप सेल कर रहे हैं, सवाल में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि प्लांट आप सेल करने जा रहे हैं, सही है। सेल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फैसलाबाद। तो इस एक लाइन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों क्या अप्लाई हो जाएगा, मुझे बताएं, इस एक लाइन के ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेल करने जा रहा हूं, मेरे बच्चों अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेल करने जा रहा हूं तो इसका मतलब है IFRS 5 अप्लाई, IFRS 5 अप्लाई हो जाएगा, सही है। अब IFRS 5 का अगर आप देखें तो कब ये IFRS 5 के हिसाब से नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अप्लाई होगा। नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, ये कब होगा, जब कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, सही है। कंपनी के इंटेंशन हो, बायर लोकेट हो गया हो। अगर मैं अगेन एक और टेक्निक से आपको ये सवाल कराने की कोशिश करूं, देखिए इस टेक्निक के ऊपर फोकस करिएगा। ये टेक्निक आपसे कहती क्या है, मैं आपके सामने IFRS 5 की रिक्वायरमेंट लेकर आ गया हूं, द टू जनरल रिक्वायरमेंट्स for a non-current asset to be classified as held for sale are: the asset must be available for immediate sale in its present condition, its sale must be highly probable, सही है। अच्छा, और उसके बाद वो कहता है अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो फिर आपने उस एसेट को मेजर किस पे करना है, मेजर एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बच्चों फॉरन से बता दें, फेयर वैल्यू का वर्ड आ रहा है, फॉरन से मुझे बता दें फेयर वैल्यू का वर्ड आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके ऊपर मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट या ऑडिटर एक्सपर्ट के प्रोसीजर्स लिख सकता हूँ। डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वो कहता है की प्रोविजन ऑफ IFRS 5 रिलेटिंग टू एसेट हेल्ड फॉर सेल, वो कहता है कुछ की कंडीशंस हैं कि अगर ये पूरी हो जाएंगे तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, आप इसको नॉन करंट एसेट क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, मैनेजमेंट, इसको देखते रहिएगा, मैनेजमेंट इज कमिटेड टू अ प्लान टू सेल। तो मैनेजमेंट की इंटेंशन को मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ, तो मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्यों, ताकि मुझे ये पता चल जाए। अच्छा, अगली चीज़ लिखी हुई है मेरे बच्चों, अगली चीज़ लिखी हुई है, द एसेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। इस चीज़ को मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं फिजिकली एसेट को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। आपने लॉ में पढ़ा होगा, जितने भी मॉर्गेज वगैरह अगर कंपनी कराती है तो एक मॉर्गेज का रजिस्टर बनता है, मैं मॉर्गेज रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकता हूं टू इवैल्यूएट कि जी क्या कंपनी ने इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है कि मैं ये एसेट बेच नहीं सकता, सही है। एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर इज इनिशिएटेड। इसके लिए प्यारे बच्चों में क्या कर सकता हूं, मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं, क्या इंस्पेक्ट कर सकता हूं भाई, करस्पॉन्डेंस फाइल विद द प्रोस्पेक्टिव बायर इंस्पेक्ट कर सकता हूं। द सेल इज हाईली प्रोबेबल विद इन 12 मंथ्स, तो मैं सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ, सब्सिक्वेंटली देख लूँ मैं स्टेटस क्या है, लगता है कि बिक जाएगी कि नहीं बिकेगी, ये सारी चीज़ें मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। अब अगर मैं मेरे आंसर को अगर आप रीड करें, ASL has decided to sell the manufacturing facility, therefore it needs to be considered whether it is non-current asset classified as held for sale. As the operation are discontinued, therefore its results needs to be shown separately in the statement of comprehensive income. Procedures: inspect the minutes of the board of director meeting to obtain audit evidence regarding the decision of the closure of the plant, inspect the correspondence file or agreement if any with the prospective buyer, assess whether the plant is available for immediate sale and disposal within 12 months is highly probable. कैसे, ऊपर बता दिया मैंने आपको। If the criteria for classification non current asset are met, ensure that it is adequately disclosed in the FS, ensure that no depreciation has been recorded,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंश्योर दैट इज रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू के लिए आपके पास आइजा 5 मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट के प्रोसीजर्स आपके पास अप्लाई हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो बड़ी आसान चीज़ है, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेल हो रही है, यहाँ से आपने IFRS 5 पिक करना था, उसके रिक्वायरमेंट को देखना था और उसके बेसिस पे आपने आंसर ड्राफ्ट करना था। एक छोटी सी चीज़ सुनिएगा, IFRS 5 के ऊपर वो कैम भी पूछ रहा है, IFRS 5 के ऊपर वो रिस्क भी पूछ रहा है, IFRS 5 के ऊपर वो इवैल्यूएशन और प्रोसीजर भी पूछ रहा है, चीज़ें डिफरेंट जगह पे पूछ रहा है, टेक्निक एग्जैक्टली सेम है मेरे बच्चों। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।